हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। उससे पहले ज्वाइनिंग हो जाए बच्चे तो हम आपको क्लास के टॉपिक के बारे में बता सकें। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाते हैं। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे क्योंकि पिछली बार हमारी क्लास काफ़ी लेट हो गई थी, तो इस बार हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे ताकि हमारे टॉपिक्स जो हैं वो सारे कवर हो पाएँ और आगे की क्लास के बारे में हम जान पाएँ। कर ही लेते हैं स्टार्ट। जिसे आना होगा वो बैक कर लेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है, टैली के अंदर जितने भी ग्रुप लिस्ट होती है, मतलब जो आपकी ग्रुप लिस्ट होती है उसमें जितने भी ग्रुप्स होते हैं उन सभी को डिटेल में जानेंगे आज। वो सभी ग्रुप्स किस तरीके से काम करते हैं, मतलब उनकी क्या क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। एंट्री किस तरीके से की जाती है, लेज़र क्या हो, लेज़र कौन सी लेज़र में कौन से ग्रुप को डाला जाएगा, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम ये जानेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को बिल्कुल स्किप मत करना। अच्छे से, जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि टैली में अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप टैली अकाउंटिंग जो है उसमें एंट्री आपको पास करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। आप यही सोचते रहोगे ये क्या है, ये फिक्स एसेट्स क्या है। ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर सारी डिटेल में बता देंगे कि ताकि आप जब भी एंट्री करो तो बहुत ईजी हो आपको और आप अपनी एंट्री को बहुत आसानी से पास कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम अपने ग्रुप की बात करते हैं, बैंक अकाउंट ग्रुप। बैंक अकाउंट ग्रुप क्या होता है? बैंक अकाउंट ग्रुप जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एक सेविंग अकाउंट होता है और एक करेंट अकाउंट होता है। पहले हम सेविंग अकाउंट की बात कर लेते हैं। जो सेविंग अकाउंट होता है उसके अंदर क्या होता है, एक पर्सनल व्यक्ति का होता है, मतलब जो पर्सनल पर्सन है उसी का ही अकाउंट होता है। इसमें कोई कंपनी का नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल एक बैंक। जैसे मेरा SBI बैंक है तो मेरा सिर्फ SBI एक बैंक बन जाएगा और कुछ नहीं है। जो पर्सनल अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट कहलाता है। ठीक है, और जो सेविंग मतलब जो सेविंग अकाउंट कहलाता है उसके अंदर कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलती। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट नहीं मिलती है उसके अंदर, वो एक नॉर्मल रहता है। ठीक है, और उसमें कोई भी लिमिट नहीं रहती, मतलब उसमें लिमिट रहती है। जो सेविंग अकाउंट रहता है उसमें लिमिट रहती है कि भाई आप इससे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च पाओगे। आप अपनी बात करो कि जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें आप क्या करते हो कि जो भी आप या फिर ATM से पैसे निकालो या फिर आपके जो बैंक में जो पैसे आप डालते हो 1.5 लाख से या 1 लाख से, मतलब इतना तो बहुत कम हो गया, मतलब 25 लाख से आप ज़्यादा अपनी बैंक में नहीं डाल सकते। अगर डालते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके की कुछ लिमिट्स होती हैं एक सेविंग अकाउंट में। ठीक है, ये बैंक का होता है। अब एक होता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है, उसमें तो पहले तो जो आपका करेंट अकाउंट है वो आपका नहीं बनेगा, वो बनेगा आपकी कंपनी। जैसे आपका कोई इंस्टीट्यूट है उसके नाम पे बनेगा या आपकी कोई फर्म है उसके नाम का बनेगा। वो किसी व्यक्ति अकाउंट नहीं बनता, उसके नाम पे नहीं बनता, एक बिजनेस के नाम से बनता है। ठीक है, और उसकी जो लिमिट होती है कोई लिमिट नहीं है उसमें, नो लिमिट। आप जितने चाहे उतने ट्रांजेक्शन करते सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसमें कोई ब्याज नहीं मिलता। जैसे इंटरेस्ट आपको मिलता है उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, उसमें क्योंकि जब भी आप वो करते हो बिजनेस स्टार्ट तो उसमें GST आपका लगता ही है, तो आपका अपने आप टैक्स कटता ही रहता है। तो इसलिए कोई इसमें लिमिट भी नहीं है और ब्याज भी कुछ नहीं मिलता, मतलब इंटरेस्ट भी आपको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, और इसमें बैंक स्टेटमेंट होती हैं, जो भी आपकी जो कंपनी के वो रहते हैं अकाउंट्स रहते हैं उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट्स रहती हैं। ठीक है, और अगर आप मान लो कि आपने बना लिया, आप कैसे पहचानोगे कि ये करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है? आप जो भी अकाउंट बनाओगे उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो एक मेरा है, मैंने डाला SBI बैंक, तो SBI बैंक उसके आगे फिर लिखना पड़ेगा ये सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है। उसके साथ ही मतलब SBI सेविंग अकाउंट ऐसे लिख सकते हो या SBI करेंट अकाउंट, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो लेज़र होती है उसकी एंट्री किस में होगी। जो भी आपका बैंक का, चाहे करेंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो, उन दोनों की ये एंट्री आपके बैंक अकाउंट वाले ग्रुप में होगी। जो आपका ग्रुप लिस्ट का पहला है उसी में ही आपकी ये सारी एंट्री होगी। ठीक है, इस बैंक अकाउंट में और क्या होता है, एक और ग्रुप होता है हमारा, कौन सा? बैंक OCC अकाउंट। जो बैंक OCC अकाउंट रहता है उसमें, और एक बैंक OD अकाउंट रहता है। ये अकाउंट रहते हैं एकदम मतलब एक्स्ट्रा के लिए, जिसके अंदर लिमिट्स रहती हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, कुछ लिमिट्स रहती है, आप इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। इसी टाइप से आप पे लिमिट्स रहती हैं क्रेडिट कार्ड के अंदर। मतलब जो बैंक OCC और बैंक OD अकाउंट रहते हैं उसमें इन तरीके के आप एंट्री पास कर पाओगे। ठीक है,
अगला जो ग्रुप है, अब आपका जो ग्रुप है वो है ब्रांच और स्लैश डिविजन्स। इसमें क्या होता है, जो आपकी कंपनी होती है वो मल्टीपल लेवल पे होती है। मतलब क्या हुआ, जिसकी हेड ऑफिस, मतलब कि आपकी जो कंपनी होती है वो अलग अलग ब्रांचेस पे बटी होती है। जैसे हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में है और एक है मुंबई में है। इस टाइप से जो मतलब हेड ऑफिस है वहाँ पे आपकी इसकी एंट्री होती है, ठीक है। और ये सारे जितने भी, चाहे वो उधर बैठा हो, चाहे मुंबई में हो वो चाहे वो हमारी बिजनेस वहाँ पे कंपनी है वो हो, चाहे जो दिल्ली में है, दोनों की एंट्री हमारी ब्रांच डिविजन्स में ही होगी, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या होता है कि जो हमारी शाखाएं होती हैं वो बटी हुई होती हैं। जो हमारी कंपनी है वो मल्टीपल लेवल पे होती है, एक अलग अलग ब्रांचेस में होती हैं, इसका ये मतलब होता है। अब बात करते हैं हम अपने कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट सबसे मेन अकाउंट आता है हमारी कंपनी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर। क्योंकि अगर बिना कैपिटल के हम कोई सी भी अपनी कंपनी को क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब क्रिएट कर सकते हैं लेकिन चला नहीं सकते, ठीक है। कैपिटल होता क्या है, जो भी आपकी कंपनी को बनाता है, जो भी अपना उद्योग को स्टार्ट करता है, जो भी अपनी कंपनी को स्टार्ट करता है, वो पर्सन अपना कितना कैपिटल लगाता है, कितने रुपए हमारे अपने यूज़ करके लगाता है, उसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो जो कैपिटल अकाउंट की वो कैपिटल अकाउंट के अंदर होती है। और जैसे मान लो कि कोई एक बंदा है, जैसे मैं ही हूँ, मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, मेरे पे ज़्यादा नहीं, मेरे पे छोटे लेवल पे चलते एकदम 20 रुपये हैं, मान लो मेरे पे 20 रुपये हैं और मैंने अपने किसी दोस्त से ले लिए 20 रुपये और ले लिए, 40 रुपये हो गए, और अपनी बहन से ले लिए 20 रुपये हो गए, ठीक है। कितने हो गए मेरे पास, 60 रुपये हो गए, 20 20 20। बट मेरे पास कैपिटल कितना है, मेरी पूंजी कितनी है, वो होती है कैपिटल अकाउंट। मतलब कि पूरे बिजनेस में मैंने जितना भी कुछ भी लगाया हो, बट लेकिन देखो टोटल मिला के 60 रुपये हो रहे हैं, पर लेकिन मेरी पूंजी क्या है, मेरी पूंजी 20 रुपये है। तो मतलब जो मेरा कैपिटल है वो कितना, 20 रुपये है, उसको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर बोलते हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या है, कैश इन हैंड पहले से ही हमारे जो हमारी टैली है उसके अंदर पहले से ही एक लेज़र बना हुआ होता है जिसका अंडर ग्रुप होता है कैश, ठीक है। कैश इन हैंड के अंदर हम कोई भी जो भी हमारी इनकम, मतलब जो भी हमारे पैसे हैं उसको हम स्टोर करके, मतलब उसको एंट्री हम वहाँ पे कर सकते हैं कैश इन हैंड के अंदर। जो भी आपकी एंट्री होती है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आप इजीली कर सकते हो। मतलब इसके लिए आपको कोई लेज़र नहीं बनाना होता क्योंकि ये पहले से ही आपका बना हुआ होता है कैश का, तो इसलिए कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होती है। नॉर्मल से एकदम कैश लेज़र बना हुआ होता है। अब बात करते हैं अपने करेंट एसेट्स की। करेंट एसेट्स असल में इसकी कोई भी लेज़र में एंट्री नहीं होती है क्योंकि ये खुद से ही एक सबका सीनियर बॉस है जिसके अंतर्गत बहुत सारे आपके अकाउंट्स आ जाते हैं। जैसे कैश इन हैंड का आ जाता है, सन्ड्री डेबिट्स का आ जाता है, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। असल में होता क्या है, ये होता है आपका चालू संपत्ति, जो मतलब कि कभी अप या कभी डाउन, जैसे स्टॉक मार्केट होती है और कभी वो ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है। ये उसी तरीके से हमारे करेंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कभी भी आपके, जैसे मैं मान लो बैंक अकाउंट की बात करूँ तो मेरे बैंक में कभी भी हमारे क्या होता है, कभी मान लो कि 1000 रुपये आज पड़े हैं, क्या पता कल 500 ही हो जाए, क्या पता परसों 25,000 हो जाए, क्या पता बिल्कुल ही जीरो हो जाए। तो मतलब क्या है, ये अप डाउन हमारा होता रहता है। तो ऐसे अकाउंट्स जो बढ़ते या घटते रहते हैं वो हमारे करेंट एसेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के जैसे मैंने बताया, ये एक तो पहले इसका कोई लेज़र नहीं बनता, ये एक सब ग्रुप होता है, सबका बॉस होता है, जिसके अंतर्गत आपके आता है बैंक अकाउंट आता भी मैंने बताया था, और कैश इन हैंड भी आ सकता है क्योंकि उसमें भी क्या पता कभी कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे करेंट एसेट्स के अंदर होती हैं। अब हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिसके अंतर्गत हम कोई भी, मतलब मान लो हम उधार जो लेते हैं, मतलब जो भी हमारे पास उधार है जो हमको देना है, मान लो हम जो लोन लेते हैं हमको वो कुछ समय बाद देना होता है, तो वो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, जब तक हम यही जान लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ वो जिसके अंदर हमारा कुछ उधार हो, जिसको हमको कुछ समय बाद अपनी पेमेंट करनी हो, या मान लो जो हमारे बिजनेस है, मतलब मान लो कोई बिजनेस है जिसमें उसने क्या कर रहा है कि मेरे को एडवांस में पैसे दे रखे हैं, तो जो उसने पैसे दे रखे हैं उसकी सर्विस मैं उसको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो उसका वो उधार है, मेरे पास उसका उधार है, तो मैं वो सर्विस उस पर प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वो होती है करंट लाइबिलिटीज़। और ये भी, इसके अंदर कोई लेज़र नहीं बनता, ये भी एक सब ग्रुप है। इसके अंदर, मतलब ये सब ग्रुप है तो इसके अंदर से और ग्रुप्स आते हैं, तब उनके लेजर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। डिपॉजिट एसेट्स, डिपॉजिट एसेट्स वो होते हैं जिसके अंतर्गत हमने क्या करा हो कि हमारे जो पैसे हैं
वो हमने जमा करके रख रखे हो, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं। इसी तरीके से कभी भी कहीं पर भी हमने जो पैसे जमा करके रखे हो वो डिपॉजिट मतलब जमा करना, नाम से ही पता लग रहा है। एसेट्स हमारे अपने यूज़ के लिए, तो वह एसेट्स तो हमने क्या कर रखा, वो डिपॉजिट एंड एसेट्स को वो जमा करके जितने भी रखे हैं वो डिपॉजिट एसेट्स में कहलाए जाते हैं। मतलब जमाए राशि को हम डिपॉजिट एसेट्स एंट्री में पास करते हैं। ठीक है, अब तक मैंने जितने भी ग्रुप बनाए या बताए, जो भी मैंने किया हो वो तो आपको पता ही है। अभी तक आपको समझ में आया या नहीं आया वो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि बहुत देर होगी बताते बताते, और आपको आ रहा है नहीं आ रहा मेरे को तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो अपना कमेंट करो कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं बताऊँगा तो मैं तब भी, तो प्लीज़ इसको अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ दोबारा से उस वीडियो को देखो, ताकि वो सारे एसेट्स, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अगर आपको ये ग्रुप्स नहीं पता होंगे तो आप टैली के अंदर कोई भी एंट्री को पास नहीं कर पाओगे, और कुछ भी अगर आप करोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से किसको डिपॉजिट करना है, किसको फिक्स एसेट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जब तक नहीं समझ में आएगी, कुछ भी आपको नहीं समझ में आना टैली में होना क्या वाला है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप पे टाइम नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि अब मैं इस वीडियो को आपके लिए अपलोड ही कर दूंगा, तो आप अब बाद में देख लेना इसको। पर लेकिन हाँ, इसको देखना ज़रूर, नहीं तो अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ भी टैली के अंदर कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और मैं इस वीडियो को आपको चैप्टर वाइज डिवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देखना। आपको जो भी लेज़र आपको समझना हो आप उस पर क्लिक करना, आप डायरेक्ट उस लेज़र पे जाके आप मतलब जो भी आपका ग्रुप है उसको आप आराम से पढ़ लेना। पर लेकिन हाँ, इसको पढ़ना ज़रूर, नहीं तो फिर कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला। अभी टाइम नहीं है, थोड़ी देर वेट कर लो, 1 घंटे 2 घंटे, या फिर जब भी आपको टाइम मिले, नाइट में, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आप तब देख लो। बट अभी हाँ, नाम वाम लिख के कमेंट कर दो, ताकि मेरे को पता लगता रहे कि हाँ आपने देख ली है। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होती है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब नाम से ही पता लग रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, मतलब कि डायरेक्ट एकदम सीधा सीधा क्या खर्चा, हमारे जो बिजनेस है उसके अंदर जो एकदम डायरेक्ट एकदम मेन चीज़ है। मान लो मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, उसमें मान लो मैंने कंप्यूटर नहीं लगवा रखे, तो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। अगर मैंने कंप्यूटर नहीं लगवा रखे तो वो मेरा खर्चा है, मैं कंप्यूटर जाके लगवाऊँ। चलो मान लिया मैंने कंप्यूटर भी लगवा रखे हैं, मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है, एक मैं इंस्टीट्यूट चला भी रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो देख रहे हैं हाँ कंप्यूटर लगा पड़ा है, लाइट वाइट जल रही है, सब कुछ हो रहा है, बट लेकिन अगर उन कंप्यूटरों में मैंने विंडो ही नहीं डलवा रखी, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं डलवा रखा, उसको डलवाने का जो भी खर्चा होगा वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कहलाएगा, कि वो डायरेक्ट खर्चा, क्योंकि अगर विंडो नहीं डलवाऊंगा तो कंप्यूटर नहीं चलेंगे, कंप्यूटर नहीं चलेगा तो इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब एकदम मेन जड़ अपने बिजनेस की, अपने व्यापार की, वो जड़ जो एकदम मेन उसके सीधे आपके इफ़ेक्ट करती हो आपके बिजनेस के ऊपर, ठीक है, आपकी कंपनी के ऊपर। तो मतलब जैसे भी मैंने बताया, अभी मेरा जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर मैंने विंडो, अपने कंप्यूटर में विंडो नहीं डलवा रखी है, तो जो भी स्टूडेंट आएगा हाँ वो देख तो रहा है, चल रहा है, मतलब है कंप्यूटर रखा है, बट वो कंप्यूटर ही नहीं चलेगा अगर उसमें विंडो नहीं है। तो मतलब कि जो भी मैं विंडो डलवाने का खर्चा लगाऊंगा वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कहलाता है। डायरेक्ट इनकम मतलब कि सीधा सीधा लक्ष्मी जी का वास आना, लक्ष्मी जी जैसी एंटर करे वो डायरेक्ट इनकम। मतलब कि अगर मैं कोई सर्विस देता हूँ, मेरे जो इंस्टीट्यूट है उसमें वो बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो हाँ डायरेक्ट एडमिशन आता है और वो बच्चा मेरे को फीस देता है, तो वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। ठीक है, ये सीधी सीधी जैसे इनकम आना वो डायरेक्ट इनकम होती है। सर्विस जैसे मैं कीबोर्ड बेच रहा हूँ, मैंने कीबोर्ड बेची, जो भी इनकम आई वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। मैंने इधर से लेके आया, इधर बेच दिया, कुछ भी मैंने मुनाफा नहीं कमाया, एकदम डायरेक्ट सीधा सीधा मैंने कर दिया, ना उसमें मैंने उसको डिस्काउंट दिया, ना उसको मैंने अपना कोई प्रॉफिट निकाला। जो कुछ भी नहीं निकालते उसको हम डायरेक्ट इनकम में लिखा जाता है, उसके अंदर एंट्री की जाती है। ठीक है, अगर लेज़र्स की बात करें तो लेज़र्स का जो ग्रुप बनेगा उसके अंडर ग्रुप वही डायरेक्ट इनकम आएगी। अगर हम बात करें कि हमने क्या करा, जैसे कि मान लो कंप्यूटर सर्विस, हमने कोई सर्विस दी है और वो जो सर्विस दे रहे हैं उसका हमने चार्ज लिया, तो सिर्फ मेरा क्या हुआ, वो डायरेक्ट इनकम, मैंने डायरेक्ट उसका चार्ज लिया और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, अगर हाँ उससे मैं थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लेता तो मेरी क्या होती, वो एक्स्ट्रा इनकम में आ जाती। बट अभी मैंने क्या करा, एकदम सीधा सीधा उससे सीधा पैसे ले लिए हैं, तो वो मेरे डायरेक्ट इनकम में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूटी एंड टैक्स।
जो भी टैक्स हम इसके अंतर्गत दे, मतलब जो भी हमारा बिजनेस है उसमें जितने भी टैक्स हमारे लगेंगे, जीएसटी टैक्स हो गया, टीडीएस टैक्स हो गया, जो भी फलाना ढिकाना टैक्स लगने वाला है वो सारा टैक्स आपका ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर आएगा। ठीक है, ये सिर्फ टैक्स देने के लिए, अगर आपको कहीं पे भी कंपनी में टैक्स देना पड़ रहा है तो आप बस सीधा आप इसी ग्रुप में ठोक दो, इसी लेज़र में डाल दो, अपने आप वही आएगा लेज़र। जो भी एंट्री मान लो आपकी जो लेज़र डाल रही है, मान लो जीएसटी का एक बन रहा है, किसके अंडर ग्रुप आएगा, एकदम डीटीए टैक्स के अंदर आ जाएगा सीधा, सिंपल सा। ठीक है, जो भी आपका टैक्स देने का है वो सारा डीटीए टैक्स के अंदर आएगा। कितना आया समझ में? ढंग से बता दो, आ रहा है नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो रिवाइंड करो और फिर देखो, क्योंकि अगर ये एकदम अच्छे से समझना, मैं पहले भी बता चुका हूँ। बात करते हैं फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट्स होता क्या है? आपने कोई कंपनी खोली, ठीक है, अब उस कंपनी में आपने कोई भी, जैसे आपने पहले तो वो करोगे, उसकी डेकोरेट करोगे आप, आपने कंप्यूटर मंगाया या अपनी जो भी आपकी कंपनी है, मैं जैसे इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ उसके लिए मैंने कंप्यूटर मंगाए, वो सारे कंप्यूटर्स जो लंबे टाइम तक, जो मैं फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें लंबे टाइम तक चलेंगी वो फिक्स एसेट्स के अंदर आती हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, मैंने कंप्यूटर मंगाया, कंप्यूटर हो गया, एसी लगवाई मैंने इंस्टीट्यूट में, तो वो एसी हो गई, फिक्स एसेट्स हो गई, क्योंकि मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए लगा रहा हूँ और वो लंबे टाइम तक चलेगी। चेयर्स मंगाई, वो भी हमारी फिक्स एसेट्स में आएंगी। ठीक है, अब मान लो मैंने कार मंगाई, कार में अपने, अभी मैंने किसी क्या करा, अपने कार को लगवा दिया, और जो अपने क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को लेके आने वाने का काम कर रहा है, हमने लाने आने के लिए लगवा दिया है, तो जो हमारा फिक्स एसेट्स है वो भी हमारे कार उसी में आ जाएगी। मतलब कि जितनी भी चीज़ें जो लंबे समय तक चले, पहली बात, और दूसरी जो हम अपने बिजनेस के यूज़ के लिए लें, वो सारी फिक्स एसेट्स में कहलाएंगी। ठीक है, हमने जो भी अपनी, कोई भी अपनी फार्म के लिए कुछ भी चीज़ हम लेते हैं, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी उठा लिया, मतलब कार या फिर कंप्यूटर, जो भी हमने ऐसे लगाया जो अपनी कंपनी के लिए, हमारी कंपनी के लिए बेनिफिट हो, वो सारी चीज़ें हमने लगवाई और हमने उसका यूज़ करा अपनी कंपनी में, जिससे हमारा प्रॉफिट हो, वो सारी चीज़ें और लॉन्ग टाइम तक जो चले, वो सारी हमारी फ़िक्स एसेट्स कहलाती हैं, जो सारी की सारी फ़िक्स अकाउंट्स में आएंगी। अगर अब इसकी लेज़र कैसे आप करोगे, मान लो मैंने कार परचेज़ करी, तो कार जो परचेज़ करी उसका जो अंडर ग्रुप आएगा वो आएगा फ़िक्स एसेट्स। क्यों? क्योंकि वो हम जो कार ले रहे हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए ले रहे हैं। आप जो भी लोगे उसके अंदर, अब जैसे मैंने कंप्यूटर ले लिया, कंप्यूटर लिया तो कंप्यूटर क्या है, जितने भी मैंने कंप्यूटर लगाए हैं वो फिक्स एसेट, परचेज कंप्यूटर्स, तो जो कंप्यूटर है वो फिक्स एसेट्स हैं। क्यों है फिक्स एसेट्स? क्योंकि हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए ले रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट के लिए ले रहे हैं। तो जो भी हम लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं और जिसको हम यूज़ करने के लिए कंपनी के लिए लेते हैं, जिससे हमको प्रॉफिट हो, वो सारे के सारे हमारे फिक्स एसेट्स के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है? इसके अंदर बहुत ही चीज़ें आ जाती हैं, आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग, आपका जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मान लो जैसे मैंने भी इंस्टीट्यूट हमने खोला था, एक एग्जांपल लिया था हमने इंस्टीट्यूट का, तो वो इंस्टीट्यूट जो हमने खोला उसके अंदर हमने सारी चीज़ें, अब उसमें जो भी हम स्टाफ रखते हैं, जो भी हम वर्कर्स रखते हैं, उनको जितनी भी हम सैलरी देंगे वो सारी की सारी हमारी किसके अंदर आएगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगी। जो भी स्टाफ है उसको बोनस देंगे, चाहे टारगेट करने के लिए, चाहे कुछ भी, मतलब कि जो बोनस देंगे हम, वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। जो भी उनकी चाय आती है या फिर नमकीन आती है, कुछ भी आती है, उसके लिए भी वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। हमारे इंस्टीट्यूट के लिए पेन आते हैं, स्टेपलर आते हैं, स्टेशनरी जो भी आइटम्स आता है वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। मतलब कि जो भी खर्चा होता है जिसको हम बचा भी सकते हैं, उसको हम बचा भी सकते हैं। अगर मान लो हम पेन वेन ना लेके आए, पर लेकिन ऐसा भी नहीं ना लेके आए तो हमारा काम भी नहीं चलेगा, बट हाँ हम उसको क्या बचा भी सकते हैं। ठीक है, अब मान लो जो हमारी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने कार लगाई थी अपने इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों को पिकअप एंड ड्रॉप करने के लिए, तो जो कार थी उसके अंदर जो पेट्रोल डलेगा वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, या फिर कार की जो रिपेयरिंग होगी वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। हमने अपने जो इंस्टीट्यूट है उसकी, हमने जो विजिटिंग कार्ड छपवाए हैं या फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। अभी मैंने बताया, सैलरी का भी बताया था मैंने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मान लो बुक्स हो गई या फिर बैग्स हो गए, जो भी हम छपवा रहे हैं वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कि जो भी छोटी मोटी चीज़ें हमारे बिजनेस को चलाने के लिए यूज़ करी जाती हैं, वो सभी चीज़ें हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगी। ठीक है,
अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट इनकम की। इनडायरेक्ट इनकम किसी और रास्ते से इनकम का आना, ठीक है, एक सीधे रास्ते से नहीं, घूम फिर के जो इनकम आए उसको इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं, ठीक है। आती सीधी सीधी है, बस वो इनडायरेक्ट कहलाई जाती है। मान लो कि जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट हूँ और जो मेरे को बुक्स मिली वो मेरी अब वेस्ट हो चुकी, 1 ईयर मेरा कंप्लीट हो गया। जो मेरी प्रीवियस 1 ईयर की बुक्स थी अब मैं उनको सोल्ड कर रहा हूँ, उनको बेच रहा हूँ। तो वो क्या हुआ, मेरा इनडायरेक्ट इनकम जो भी उससे मेरे को इनकम मिली वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको मैंने ना कुछ भी नहीं कर रखा था, डायरेक्ट मेरे को मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लो मैंने एक हाउस है मेरा जो मैंने रेंट पे उठा रखा है, तो जो भी उससे रेंट आएगा वो भी मेरी इनडायरेक्ट इनकम में कहलाएगा। और मान लो कोई कमीशन है, या तो कोई स्टूडेंट मेरे से बोलता है सर यार लैपटॉप दिला दो या फिर कुछ, तो मैं उससे सीधा सीधा बोलता हूँ मैं 2% का कमीशन लूँगा, या फिर कोई भी मतलब कमीशन कुछ इस तरीके से आना, उसको इनडायरेक्ट इनकम में कहा जाता है। इनडायरेक्ट इनकम वो जो हमको कमीशन या फिर सोल्ड या फिर किसी और रास्ते से एनी रिसोर्स जहाँ से भी मिले वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। इन्वेस्टमेंट ग्रुप की। इन्वेस्टमेंट ग्रुप क्या होता है, निवेश। हम क्या करते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर के, ताकि हमारा जो भी हम इन्वेस्ट करें जो भी हमको फ्यूचर में प्रॉफिट गेन हो। जैसे आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा। म्यूचुअल फंड क्या करता है, हम पहले इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर और वो हमको कुछ ब्याज इंटरेस्ट के साथ हमको हमारा पैसा रिटर्न करता है, ठीक है। और इसी तरीके से क्या होता है, हम स्टॉक मार्केटिंग देखते हैं। तो स्टॉक मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, उसमें भी एक तरीके का एक सट्टा लगाते हैं, मतलब कि इन्वेस्ट करते हैं पहले और फिर बाद में अगर प्रॉफिट हो गया तो हमको वो मिल जाएगा। मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना पर लेकिन ऐसी जगह करना जहाँ पे हमको प्रॉफिट हो, वो इन्वेस्टमेंट कहलाया जाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाया जाता है, ओके। अब बात करते हैं लोन एडवांस एसेट्स। लोन एडवांस एसेट्स मतलब कि लोन ऋण, एडवांस में मतलब कि पहले से ही, और एसेट्स मतलब अपना। जब इसमें क्या होता है, जो भी हमने किसी को भी पैसा दिया हो जो एडवांस में दे रखा हो, जैसे मैंने अपने दोस्त को मान लो 5 रुपये दे रखे हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं दूंगा वो वैसे ही लेके भाग जाएगा, तो मैंने उसको 5 रुपये दे रखे हैं, तो वो मेरे को उसको मैंने एडवांस में दे रखे हैं, तो जो मैं उसकी एंट्री पास करूंगा वो एंट्री पास करूंगा लोन एडवांस एसेट्स में, क्योंकि क्या है वो मेरा पैसा है, एडवांस में दे रखा है, वो भी लोन ही है उसके पास, तो वो उसके अंदर आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और एंट्री अगर मैं आपको एग्जांपल में बताऊं तो मान लो स्टूडेंट्स ने मेरे को फीस दी, वो तो गलत हो जाएगा, दी वाला आएगा आपके लाइबिलिटीज़ में। लाइबिलिटीज़ भी होती है। लाइबिलिटीज़ क्या होती है, इसमें होती है जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका एक और ग्रुप है लोन लाइबिलिटीज़, उसके अंदर हमने किससे लोन ले रखा, मतलब किससे के पैसे हमने ले रखे हैं, उसके पैसे जो चढ़े हुए होते हैं। मान लो जो स्टूडेंट है उसने मेरे को पैसे दिए, उसने मेरे को एडवांस में फ़ीस दी, तो उसके बाद जब तक उसकी एजुकेशन जो उसकी सर्विस है वो जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक वो उसके पैसे हमारे चलते रहेंगे, ठीक है। वो कभी भी अगर वो चाहे तो वो छोड़ जा सकता भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा वो रहता है। एडवांस में एडवांस लोन एसेट्स, जितनी भी चीज़ें हमारी एडवांस में रहती है, जितनी भी हमारे पेमेंट एडवांस में रहती है, उसकी एंट्री हम लोन एडवांस एसेट्स में करते हैं, ठीक है। बात करते हैं लोन लाइबिलिटीज़ की। लोन लाइबिलिटीज़ क्या होता है, जो आपका ग्रुप है इसके अंतर्गत वो ग्रुप वो आता है जो भी हमने लोन लिया हो, हमने किसी भी बैंक से या फिर किसी भी अपने दोस्त से पैसे उधार ले रखे हो, तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ है। हमारा फ़र्ज़ है कि वो हम पैसे वापस करें, मतलब अभी नहीं तो कुछ समय बाद जो भी हम पैसे वापस करेंगे, मतलब कि जो भी हमने लिया उसको हम कुछ समय बाद वापस दें, वो हमारी लाइबिलिटीज़ है, मतलब लोन लाइबिलिटीज़। बट लेकिन इसके अंदर जो लोन लाइबिलिटीज़ होती हैं वो होती हैं दो तरीके से, एक होती है सिक्योर लाइबिलिटीज़ और एक होती है अनसिक्योर लाइबिलिटीज़। ये दोनों सिक्योर लाइबिलिटीज़ में सीधा सीधा कि हम सिक्योर तरीके से मतलब एकदम लीगल तरीके से हम करते हैं, लोन को लेते हैं, और अनसिक्योर में हम उसमें अनलीगल मतलब कि क्या है, डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, बस हमको लोन मिल जाता है। तो अभी तो हम सिर्फ लोन लाइबिलिटीज़ पे रहते हैं। लोन लाइबिलिटीज़ जो भी हमने उधार लिया है उसको चुकाना है, तो बस वही चीज़ें हमने वो लोन लाइबिलिटीज़ के अंदर आती है। जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं एक लेज़र की एंट्री अगर पास करनी हो, तो मान लो मैंने किसी अपने दोस्त से 1 लाख का लोन लिया है, मतलब कि उसके मैंने पैसे ले रखे हैं 1 लाख रुपए, तो वो मेरे को कुछ समय बाद उसको वापस करने, तो वो मेरी लाइबिलिटीज़ है कि हाँ मेरे को वो पैसे मेरे पास रुकने वाले नहीं हैं, अगर मैं जेब पे जैसे ही आएंगे मैं उसको पैसे रिटर्न कर दूंगा, तो वो मेरी लोन लाइबिलिटीज़ की एंट्री में
होगा। बट लेकिन इसके अंदर एक, जैसे मैंने बताया, एक सिक्योर और एक अनसिक्योर होता है। तो ये एक जो लोन लाइबिलिटीज़ है वो सब ग्रुप बन जाएगा, और सिक्योर और अनसिक्योर एक ग्रुप बन जाएगा। मतलब कि अगर जो भी मेरे को एंट्री पास करनी होगी तो मैं इन दो में से ही करूँगा, एक सिक्योर में से और एक अनसिक्योर में से। ठीक है, मैं उसमें लोन लाइबिलिटीज़ में नहीं करूँगा, डायरेक्ट लोन लाइबिलिटीज़ से बात नहीं करूँगा। मैं उनके दो, जो नीचे मेरे जो उसके कंटेंट बैठे हैं, जो एम्प्लॉयज़ के दो बैठे हैं, एक सिक्योर और एक अनसिक्योर, मैं उनसे उनके थ्रू बात करूँगा। मैं डालना चाहूँ मैं डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन इनके थ्रू काम करने में और मज़ा आएगा। ठीक है।